नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अगर आप लोगों ने राजस्थान 360 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये चैनल जो है आपकी राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए डेडिकेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर हम क्लासेज के बारे में बात करें तो रेगुलर 9 बजे आपको यहाँ पर क्लास अवेलेबल होती है। हम MCQ कर रहे हैं। अनअकैडमी से जुड़ने के कुछ बेनिफिट्स हैं, उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो अनअकैडमी से अगर आप जुड़ते हैं तो जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर अगर अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, अपने आप को रजिस्टर्ड करना है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, और अपने गोल को सेलेक्ट करना है। जो आपका गोल है, जैसे कि RPSC आपका गोल है, तो अपने गोल को सेलेक्ट करना है। फिर आपको कुछ अगर जुड़ते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट्स होते हैं। तो बेनिफिट्स क्या क्या है? डेली लाइव क्लासेज अवेलेबल है। उन लाइव क्लासेज में अपने डाउट्स जो है आप एजुकेटर के साथ में क्लियर कर सकते हैं। गोल्स में पार्टिसिपेट करके अपने आंसर्स को दे सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज जो अवेलेबल है वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, मतलब कि कंप्लीट सिलेबस अनअकैडमी की टीम के द्वारा आपको यहाँ पर करवाया जाता है। टाइम टू टाइम अपने आप को इवेल्यूएट कर सके इसलिए अनअकैडमी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है लाइव टेस्ट एंड क्विजेज और अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब कि जितने भी एजुकेटर्स है और जितने भी कोर्सेज है आप सभी को अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। प्लस वो फ्री कोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो प्लस कोर्स में आपको जहाँ कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड PDF नोट्स और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस अवेलेबल होते हैं, वही आपको ये सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल नहीं हो पाती। यहाँ पर आपको जो स्टूडेंट RS की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर अलग से आंसर राइटिंग के सेशन और मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, तो उनको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। जो सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते हैं उनके लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज, यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसमें फर्स्ट रैंकर को आप यहाँ पर देख सकते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो वो फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज है, तो ये आप हर संडे को शाम को 4 बजे होती है, इसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। 12 महीने का अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने फ्री है, मतलब कि 14 महीने के लिए उसकी वैलिडिटी होगी, और 24 महीने का अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने फ्री है, मतलब कि 27 महीने की उसकी वैलिडिटी होगी। टेस्ट सीरीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ टेस्ट सीरीज है, कुछ न्यू बैच कोर्सेज है जो स्टार्ट हुए हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट यूपी, MP, बिहार व राजस्थान इन सभी की प्रिपरेशन एक साथ में करना चाहते हैं वो 10BV रेफरल कोड के साथ में 1130 रुपये प्रति माह में इस कोड को यूज कर सकते हैं। ये सारे के सारे कोर्सेज आपको अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस अवेलेबल होगा, तो ये सारे के सारे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 साल का कोर्स जो है हमारा यहाँ पर 7,000 रुपये का है, और 2 साल का कोर्स जो है हमारा 8,400। अगर उसमें भी अगर आप 10VV कोड का उपयोग करते हैं तो आपको ये 7,000 रुपये का जो कोर्स है वो 6300 रुपये में अवेलेबल होगा, और 8,400 रुपये का जो हमारा कोर्स है वो 7,560 रुपये में आपको ये अवेलेबल होगा। तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं 10VV रेफरल कोड के साथ में आसान किस्तों में। फीचर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1 साल का कोर्स हमको मात्र 15 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, और 2 साल का कोर्स मात्र 9 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अवेलेबल होता है। 10VV रेफरल कोड के साथ में किसी भी अनअकैडमी का प्लस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आसान किस्तों में आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला प्रश्न जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इनमें से वे कौन सा शहर है जो नील नदी के किनारे बसा हुआ है? नैरोबी, अदिस अबाबा, खार्तूम और किन्शासा। तो इनमें से वे नील नदी के किनारे बसा हुआ शहर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल खार्तूम शहर जो है नील नदी के किनारे बसा हुआ है। सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, और खार्तूम जो है यहाँ पर सूडान की राजधानी है। राजस्थान राज्य के किस प्रशासन संभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश? अजमेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर। राजस्थान के किस प्रशासन संभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो उदयपुर हमारा सही आंसर होगा। बिल्कुल बी जो आंसर दे रहे हैं सही आंसर दे रहे हैं।
लूणी नदी का उद्गम होता है। तो लूणी नदी राजस्थान में किस जगह से उद्गमित होती है? अजमेर के नाग पहाड़ से, जयपुर की सेवर पहाड़ी से, कालका के समीप शिवालिक पहाड़ी से और उदयपुर के अरावली पहाड़ी से। लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो लूणी नदी का उद्गम अजमेर के नाग पहाड़ से होता है। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। राज्य के पश्चिमी रेगिस्तान भाग में प्रवाहित होने वाली नदी है। राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो है इनमें से कौन सी है? मोरेन, सेई, डाकी, डाई और सागी। और जितने भी आप यहाँ पर जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। रेगिस्तानी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी के बारे में पूछा जा रहा है आप लोगों से। रेगिस्तानी भाग में जो है यहाँ पर सागी होगा, न कि डाई। राज्य में सर्वाधिक मिट्टी का अवनलिका अपरदन किस नदी के परिणाम स्वरूप होता है? मिट्टी का सर्वाधिक अवनलिका अपरदन जो है यहाँ पर इनमें से कौन सी नदी के द्वारा होता है? लूनी नदी, चंबल नदी, बनास नदी और माही नदी। तो राज्य में सर्वाधिक मिट्टी का अवनलिका अपरदन किस नदी के द्वारा होता है? तो सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर बी जिन्होंने भी आंसर दिया है, चंबल नदी के द्वारा होता है। सही आंसर दे रहे हैं। राजस्थान के माउंट आबू को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र कब घोषित किया गया? इनमें से वे कौन सा सन है जब राजस्थान के माउंट आबू को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाता है? 2005, 2011, 1980 और 2008। माउंट आबू को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र कब घोषित किया जाता है? तो माउंट आबू को यहाँ पर घोषित किया जाता है 2008 में, न कि 2011। तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण कौन से वर्ष में किया गया? कौन सा सन है जब तेंदुपत्ते का जो है यहाँ पर राष्ट्रीयकरण किया गया? 1967, 1964, 74, 1988 और सन 2000। तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण कौन से सन में किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो तेंदुपत्ते के राष्ट्रीयकरण की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बी बिल्कुल यहाँ पर 1974 जो आंसर दे रहे हैं, सही आंसर दे रहे हैं। सागवान मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक है? यहाँ पर जिलों का वो कौन सा युग्म है जहाँ पर सर्वाधिक होता है? डूंगरपुर व उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व उदयपुर, बांसवाड़ा व झालावाड़, सिरोही व उदयपुर। सागवान जो है मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक होता है? सागवान की अगर हम यहाँ पर बात करें, बिल्कुल ए जो आंसर दे रहे हैं आप, डूंगरपुर व उदयपुर, ए इज द राइट आंसर। हृदय रोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति उपयुक्त है? हृदय रोग के लिए इनमें से आपको बताना है काली मूसली, सालर, अर्जुन और शंख पुष्पी।
हृदय रोग के लिए कौन सी वनस्पति जो है उपयुक्त है, ये आप लोगों को बताना है। काली मूसली, सालर, अर्जुन और शंख पुष्पी। तो बिल्कुल अर्जुन यहाँ पे लोग जो है यहाँ पर आंसर दे रहे हैं, वो सही आंसर दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से वे कौन सा कथन है जो सत्य है? शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। शुष्क उष्णकटिबंधीय वन राज्य के 58.19% क्षेत्रफल पर, मिश्रित पतझड़ वाले वन वन क्षेत्र में जो है यहाँ पर 50 से 80 सेंटीमीटर, और डी जो है उपयुक्त सभी। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। सही की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उपयुक्त सभी जो है हमारा यहाँ पर सही होगा। सबसे कम वन क्षेत्र राजस्थान के कौन से जिले में? इनमें से भी राजस्थान का भी कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे कम वन क्षेत्र हमको मिलता है? जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू। राजस्थान के कौन से जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो ये चूरू जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है। सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इनमें से वह कौन सा सन है, मतलब कौन सी तिथि है जब विश्व जैव विविधता दिवस का जो है यहाँ पर मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 28 जनवरी, 15 फरवरी और 22 मई। विश्व जैव विविधता दिवस जो है कब मनाया जाता है? बिल्कुल 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कौन से स्टेटमेंट सही है? सही स्टेटमेंट के बारे में आपको चुनना है। वन भूमि को बांधे रखते हैं, वन बाढ़ को नियंत्रित कर मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, वायु के बहाव को नियंत्रित करते हैं, और वन वायु के वायु को प्रदूषण रहित व स्वच्छ रखते हैं। वन मानव जीवन के लिए बेहद उपयोगी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सही स्टेटमेंट के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर सही है। 4 नंबर जो आंसर दे रहे हैं वो हमारा सही आंसर दे रहे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन, तो पहली वन नीति का अनुमोदन जो है इनमें से कौन से कब किया जाता है? राजस्थान सरकार के द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन फरवरी 2010 में। बिल्कुल डी जो आंसर दे रहे हैं आप सभी सही आंसर दे रहे हैं। राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी? 8, 10, 12 और 14। तो वन मंडलों की संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो बिल्कुल कि आप जो आंसर दे रहे हैं यहाँ पर 12 होगा। 12 हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, वन मंडलों की संख्या। बबूल के वृक्ष किस प्रकार के वन में मिलते हैं? तो इनमें से किस प्रकार के वनों में हमको बबूल के वृक्ष मिलते हैं? मानसूनी वन, विश्वतीय वन, टैगा वन और मरुस्थलीय वन।
तो बबूल के वनों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बबूल के वृक्ष जो है मरुस्थलीय वन है, आप लोगों को पता है कटीले वन मिलते हैं जो हमारे राजस्थान में मिलते हैं हमको। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सुगंधित घास जिसे पशु नहीं खाते? तो राजस्थान की वह कौन सी सुगंधित घास है जिसे पशु नहीं खाते हैं? मोतियो, टुकड़ी, उपरोक्त दोनों और सेवण। सुगंधित घास जो है यहाँ पर दोनों है उपरोक्त। खस व पामरोजा निम्नलिखित में से किस जगह पर मिलता है? तो इनमें से वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर खस व पामरोजा हमको मिलता है? तो खस व पामरोजा हमको मिलता है भरतपुर में। ई हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भरतपुर। रोहिड़ा नामक वृक्ष निम्नलिखित में से कहाँ बहुतायत में पाया जाता है? तो इनमें से वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर रोहिड़ा हमको बहुतायत में मिलता है? पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में हमको रोहिड़ा जो है बहुतायत में मिलता है। किस नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ी है? तो इनमें से वह कौन सी नदी है जिसका उदय स्थल उदयनाथ की पहाड़ी है? रूपारेल, चंबल, गंभीरी और माही। किस नदी का उद्गम स्थल जो है यहाँ पर उदयनाथ की पहाड़ी है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर रूपारेल, बिल्कुल ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा रूपारेल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती? इनमें से वे कौन सी नदी है जो अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती? साबरमती, ताबी, बनास और माही। प्रश्न ही हमारा जो है इसको नहीं लेते हम। प्राचीन समय में चंद्रावती के नाम से प्रसिद्ध राज्य का भूभाग कौन सा था? चंद्रावती के नाम से प्रसिद्ध राज्य भूभाग कौन सा था यहाँ पर? जो जालोर व बाड़मेर के आसपास का भूभाग, सिरोही आबू का आसपास का भूभाग, उदयपुर राजसमंद व भीलवाड़ा के आसपास का क्षेत्र और डूंगरपुर व बांसवाड़ा का क्षेत्र। प्राचीन काल में चंद्रावती के नाम से प्रसिद्ध की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सिरोही व आबू के आसपास का क्षेत्र होगा। अलवर को किस अन्य उपनाम से जानते हैं? तो अलवर को किस अन्य उपनाम से जानते हैं? तो राजस्थान के सिंह द्वार के नाम से हम जानते हैं अलवर को। डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से वे कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? टनकपुर हजारों खंभों का शहर, उदयपुर पूर्व का वेनिस, दीग जलमहलों की नगरी, जोधपुर स्वर्ण नगरी। तो यहाँ पर स्वर्ण नगरी जो है जोधपुर नहीं जैसलमेर है। डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जोधपुर को जो है सूर्य नगरी के नाम से जाना। कौन सा सुमेलित नहीं है ये भी आपको बताना है। बांसवाड़ा सौ द्वीपों का शहर, अजमेर राजस्थान का हृदय, गंगानगर राजस्थान का अन्नागार, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का जिब्राल्टर। तो सुमेलित नहीं की अगर हम यहाँ पर बात करें तो चित्तौड़ जो है राजस्थान का जिब्राल्टर। बिल्कुल डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। 4 नंबर ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। चौहानों ने राज्य के किस क्षेत्र पर शासन किया? इनमें से वे कौन से क्षेत्र है जहां पर चौहानों का शासन रहा है? अजमेर रणथंभौर, कोटा बूंदी, सिरोही जालोर व सिवाना और उपरोक्त सभी। तो चौहानों ने राज्य के किस क्षेत्र पर शासन किया? चौहानों के द्वारा शासन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये सभी जगह शासन करते हैं। यहाँ पर जितने भी दे रखे 1 2 3, तो बिल्कुल डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, सभी जगह शासन करते हैं। धौलपुर रियासत पर किनका शासन था? तो इनमें से वे कौन है जिनका धौलपुर रियासत पर शासन था? कछवाहा वंश, जाट वंश, यादव वंश और भाटी वंश। धौलपुर रियासत पर किनका शासन था? धौलपुर रियासत पर अगर शासन की अगर हम यहाँ पर बात करें, बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हैं, जाट वंश का शासन था। सिसोदिया वंश का शासन निम्नलिखित में से किस रियासत पर था? इनमें से वे कौन सी रियासत है जिस पर सिसोदिया वंश का शासन था? प्रतापगढ़, अलवर, झालावाड़ और किशनगढ़। तो सिसोदिया वंश का शासन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रतापगढ़ पे था। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम क्या है? अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम इनमें से क्या है? बीकानेर, जयपुर, नागौर और तारागढ़। अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम जो है अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह है नागौर।
इस स्थल को राजस्थान के हरिद्वार कहा जाता है। तो इनमें से वह कौन सा स्थल है जिसे हम राजस्थान के हरिद्वार के नाम से जानते हैं? बेणेश्वर, सीता माता, रतकुंडिया और नाथ द्वारा। राजस्थान का हरिद्वार, जिसे हम मेवाड़ के हरिद्वार के नाम से भी जानते हैं। तो राजस्थान का हरिद्वार जो है इनमें से किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल रतकुंडिया जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। राजस्थान के पहले व एकमात्र राज प्रमुख इनमें से कौन रहे? महाराजा भवानी सिंह, उदयपुर महाराज भोपाल सिंह, उदयपुर महाराणा भीम सिंह और महाराजा सवाई मान सिंह। राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख इनमें से कौन रहे? तो राजस्थान के पहले व एकमात्र राज प्रमुख की अगर मैं यहाँ पर बात करें तो जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह रहे। राजस्थान का पहला राज्यपाल, तो इनमें से वे कौन थे जो राजस्थान के पहले राज्यपाल रहे? सरदारा सिंह, सरदार गुरमुख निहाल सिंह, सरदार जोगिंदर सिंह और श्री दरबार सिंह। राजस्थान का पहला राज्यपाल इनमें से किसे बनाया गया? राजस्थान के पहले राज्यपाल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बी बिल्कुल आंसर सही दे रहे हैं, गुरुमुख निहाल सिंह। 2 नंबर आंसर जो है हमारा यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तानी शहर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक? कराची, हैदराबाद, लाहौर और मुल्तान। कौन सा पाकिस्तानी शहर जो है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट है? भारत पाकिस्तान सीमा के अत्यधिक नजदीक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल आप सभी जो है यहाँ पर लाहौर आंसर जो दे रहे हैं, सही आंसर दे रहे हैं। अब यहाँ पर ये बताना है इनमें से कौन सा पाकिस्तानी शहर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक नजदीक है। पहले तो भारत की बात हो गई, अब राजस्थान से जो है राजस्थान और पाकिस्तान जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं 1070 किलोमीटर की, उनमें से जो है सबसे नजदीक शहर कौन सा है? लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और जैकोबाबाद। तो इनमें से कौन सा पाकिस्तानी शहर है जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट है? तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये आपका होगा जैकोबाबाद। राजस्थान के उन जिलों की संख्या कितनी है जिनकी सीमा न तो किसी राज्य से मिलती है और ना ही किसी देश से? वह कितने जिले हैं हमारे राजस्थान में? 5, 6, 7 व 8। और जो भी यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत है। रेगुलर क्लास की अगर मैं बात करूँ तो आपको क्लास अवेलेबल होती है रात्रि 9 बजे राजस्थान 360 चैनल पर। राज्य के उन जिलों की संख्या कितनी है जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही अन्य राज्य के साथ में सीमा साझा करते हैं?
तो वो है हमारा 4 नंबर, बिल्कुल डी जो आंसर दे रहे हैं यहाँ पर। 8 जिले ऐसे हैं जो ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, मतलब ना पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं और ना ही किसी अन्य राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना? तो इनमें से कितने किलोमीटर का विस्तार जो है राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की ओर है? 869 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, 849 किलोमीटर और 879 किलोमीटर। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम की ओर सीमा तक का जो विस्तार जो है वो कितने किलोमीटर का है? राजस्थान का पूर्व से पश्चिम की ओर सीमा की विस्तार की अगर हम यहाँ पर बात करें, बिल्कुल ए जो आंसर दे रहे हैं आप, 869 किलोमीटर, ए हमारा सही होगा। और उत्तर से दक्षिण की ओर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 8 to 6, ये हमारा नॉर्थ टू साउथ और ये ईस्ट टू वेस्ट। राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा? तो इनमें से वे कौन सा बंदरगाह है जो राजस्थान में सर्वाधिक निकट है? तूतीकोरन, कांडला, पारादीप और कोची। तो राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह इनमें से कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। तो राजस्थान का सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो कांडला बंदरगाह है। 2 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। कांडला बंदरगाह जो है यहाँ पर गुजरात में। राजस्थानी के रेगिस्तानी क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग के अवशेष? गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, कैथी सागर और न्यू फाउंडलैंड। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग के अवशेष हैं? तो राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में प्राक ऐतिहासिक काल में जो है यहाँ पर किस भाग के अवशेष हैं? तो कैथी सागर के अवशेष, बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। राजस्थान में वाटर सफारी से संबंधित नदी, तो इनमें से वे कौन सी नदी है जो वाटर सफारी से संबंधित है? लूणी, चंबल, माही और बनास। राजस्थान में वाटर सफारी से संबंधित नदी जो है इनमें से कौन सी है? वाटर सफारी से संबंधित नदी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये चंबल नदी है। डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागरीय प्रवाह क्रम का अंग है? तो इनमें से वे कौन सी नदी है जो अरब सागरीय प्रवाह क्रम का अंग है? बाणगंगा, माही, चंबल और लूणी। इनमें से वे कौन सी नदी है जो अरब सागरीय प्रवाह क्रम का अंग है? तो अरब सागर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल माही नदी जो आंसर दे रहे हैं वो सही आंसर होगा। लूणी जो आंसर दे रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, अरब सागर में नहीं मिलती। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का? तो इनमें से वे कौन सी नदी है जिसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है सर्वाधिक है? बनास, लूणी, जाखम और माही। तो निम्नलिखित में से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का?
सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र बिल्कुल यहाँ पर बनास नदी का होगा। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बनास नदी का उद्गम स्थल, इनमें से वह कौन सा स्थान है जो बनास नदी का उद्गम स्थल है? बेराट की पहाड़ियाँ, कमनौर की पहाड़ियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ और कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ। बनास नदी का उद्गम स्थल बताना है आप लोगों को। बनास नदी के उद्गम स्थल की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो बिल्कुल बी आप जो आंसर दे रहे हैं, खमनोर की पहाड़ियाँ, सही आंसर होगा। राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले कौन से जिले में होता है? तो राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे पहले चंबल नदी प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़ और कोटा। तो राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश इनमें से सबसे पहले किस जिले से होता है? सबसे पहले प्रवेश की अगर मैं बात करूँ तो वो चित्तौड़गढ़ जिले से होता है। राजस्थान में स्थित जलप्रपात, तो इनमें से वे कौन सा जलप्रपात है जो हमारे राजस्थान में स्थित है? जोग, मैनाल, धुआंधार और शिव समुद्र। राजस्थान में स्थित जलप्रपात के बारे में आप लोगों से पूछा गया है। जोग जलप्रपात, मैनाल जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात और शिव समुद्रम जलप्रपात। तो यहाँ पर मैनाल जलप्रपात जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। बांकली बांध जालोर किस नदी पर बनाया गया है? तो बांकली बांध जालोर जो है इनमें से कौन सी नदी पर बनाया गया है? जवाई, खारी, टुकड़ी और बाड़ी। जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। तो बांकली बांध जालोर जो में जो है स्थित है, ये आप लोगों को बताना है कौन सी नदी पर है? खारी नदी पर, जवाई नदी पर, पांडी नदी पर और सुकड़ी नदी पर। तो इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल सुकड़ी नदी पर, डी हमारा यहाँ पर सही आंसर है। किशोर सागर तालाब किस शहर में स्थित है? तो इनमें से वे कौन सा शहर है जहाँ पर किशोर सागर तालाब है? कोटा, उदयपुर, दीव और भीलवाड़ा। लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए, आप शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। किशोर सागर तालाब यहाँ पर कौन से शहर में स्थित है? किशोर सागर तालाब की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल कोटा जो आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, कोटा में स्थित है। बांध व संबंधित जिले का कौन सा युग्म असंगत है? तो इनमें से वे कौन सा युग्म है जो असंगत है? पार्वती बांध धौलपुर, कानोता बांध दौसा, उमेश सागर बांध जोधपुर और पांचना बांध करौली। बांध व संबंधित जिले का जो युग्म है यहाँ पर कौन सा असंगत है, ये आप लोगों को बताना है। तो असंगत की अगर हम यहाँ पर बात करें तो असंगत बांध जो है हमारा यहाँ पर कानोता बांध दौसा नहीं होकर कानोता बांध जयपुर में। कौन सा जोड़ा गलत है? तो इनमें से वे कौन सा जोड़ा है जो गलत है? चिल्का झील उड़ीसा, पचपदरा, बालोतरा, लूणकरणसर, उचामण और सांबर झील जयपुर। पचपदरा को जो है इस प्रकार से भी लिखा जाता है, बालोतरा। तो इनमें से कौन सा जोड़ा जो है यहाँ पर गलत है, गलत के बारे में आप लोगों से पूछा गया है, ये आपको बताना है।
तो गलत जोड़े की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल लूणकरण कुचामन में नहीं, बीकानेर में है। ये जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। विश्व में विश्व में दूसरी और एशिया में सबसे बड़े ताजे पानी की कृत्रिम झील कौन सी? मतलब किस जगह पर है, पहले तो सबसे पहले तो आपसे ये बताना है किस जगह पर है। उदयपुर में, जयपुर में, कोटा में और जोधपुर में। किस जगह पर है आप ये भी बता दीजिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में। तो कहाँ पर है ये भी बता दीजिए। तो ये उदयपुर में है। अजीत सागर झील, तो इनमें से वे कौन सी जगह है जहाँ पर अजीत सागर झील स्थित है? झुंझुनू, उदयपुर, जोधपुर और बांसवाड़ा। अजीत सागर झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो अजीत सागर की अगर हम बात करें तो बिल्कुल झुंझुनू जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। गैप सागर झील किस जिले में? तो वे कौन सा जिला है जहाँ पर गैप सागर झील है? टोंक, अजमेर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। गैप सागर झील जो है किस जगह में, किस जिले में स्थित है? तो गैप सागर जो है हमारे यहाँ पर बिल्कुल डूंगरपुर जो आंसर दे रहे हैं सभी सही आंसर दे रहे हैं। जैसलमेर में स्थित गजरूप सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो जैसलमेर में स्थित यहाँ पर गजरूप सागर झील है, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? केसरी सिंह, रणजीत सिंह, गज सिंह और रानी रूप कंवर। गजरूप सागर झील का निर्माण जो जैसलमेर में स्थित है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो गजरूप सागर झील का निर्माण बिल्कुल यहाँ पर ए सही आंसर है, केसरी सिंह जी के द्वारा करवाया जाता है। कनक सागर नाम से कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो इनमें से वे कौन सी झील है जो कनक सागर के नाम से प्रसिद्ध है? मानसरोवर झील, कोलायत झील, दुगारी झील और फॉय सागर झील। कनक सागर नाम से प्रसिद्ध झील जो है इनमें से कौन सी है ये आप लोगों को बताना है। तो दुगारी झील है, सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। जयसमंद झील के सबसे 7 टापुओं में से सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? बाबा का भागड़ा, हीलू, देवरू और प्यारी। तो जयसमंद झील जो है वहां पर 7 टापू है और 7 टापुओं में सबसे छोटे टापू का क्या नाम है? बाबा का भागड़ा, हीलू, देवरू और प्यारी। सबसे छोटे टापू का नाम जो है यहाँ पर प्यारी है और सबसे बड़े टापू का नाम जो है यहाँ पर बाबा का भागड़ा। जिगजैग बांध किस जिले में स्थित है? तो इनमें से वे कौन सा जिला है जहाँ पर जिगजैग बांध है? बूंदी, कोटा, झालावाड़ और डूंगरपुर। जिगजैग बांध जो है राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जिगजैग बांध की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बूंदी में स्थित है, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, बूंदी। सुमेलित करना है आपको।
बांध और उनकी संबंधित जिला जो है कौन सा है? सोम, अम्बा, कमला, अम्बा, अजान, हरिश्चंद्र सागर और जसवंत सागर। बिल्कुल यहाँ पर सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सी जिन्होंने भी आंसर दिया है सही है। किस नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ी है? तो ये हमारा प्रश्न हो गया था अभी, लेकिन फिर भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए, देखते हैं कितने सही आंसर दे पाते हैं। किस नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ी है? रूपारेल, चंबल, गंभीरी और माही। तो उद्गम स्थल यहाँ पर किस नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ी है? तो रूपारेल नदी, ये भी हमने कर लिया था। नेहरू गार्डन किस झील में? फतेह सागर, बालसमंद, पिछोला और नक्की। नेहरू गार्डन इनमें से कौन सी झील में स्थित है? तो नेहरू गार्डन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो फतेह सागर झील में स्थित है, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। छापरवाड़ा झील का संबंध जयपुर से है, तो ताल छापर झील का संबंध किस जिले से? ताल छापर झील जो है इनमें से कौन से जिले में स्थित है, ये आप लोगों को बतानी है। जब छापरवाड़ा झील का संबंध जयपुर से है, तो ताल छापर झील का संबंध इनमें से किससे है? चूरू से, झुंझुनू से, टोंक से और पाली से। छापरवाड़ा झील का संबंध हमारे यहाँ पर जयपुर से है, तो ताल छापर चूरू से है। राजस्थान की किस झील का तला समुद्र तल से नीचा है? तो इनमें से वह कौन सी झील है जिसका तला समुद्र तल से नीचा है? आना सागर, फतेह सागर, जयसमंद और सांभर। राजस्थान की किस झील का तला समुद्र तल से नीचा है इनमें से, ये आप लोगों को बताना है। तो राजस्थान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो राजस्थान की सांभर झील का तला जो है यहाँ पर इसके नीचे है समुद्र तल से। जवाई नदी लूनी की प्रमुख सहायक नदी है, वह लूनी नदी में किस ओर से मिलती है? जवाई नदी लूनी की प्रमुख सहायक नदी है, वह लूनी नदी में किस ओर से मिलती है? दाई ओर से, बाई ओर से, उत्तर दिशा से और दक्षिण दिशा से। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिए। लेक्चर पसंद आए इसको लाइक जरूर कीजिए, तो अधिक से अधिक जो है शेयर जरूर कीजिए। राजस्थान के सभी एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो जवाई नदी जो है यहाँ पर लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदी है, और ये कहाँ से मिलती है? तो ये बाई ओर से मिलती है। बिल्कुल डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, लेफ्ट हैंड साइड से मिलती है। चंबल नदी की सहायक नदियों में से कौन सी चंबल में सर्वप्रथम मिलती है? चंबल में सर्व सबसे पहले मिलने वाली नदी जो है इनमें से कौन सी है? छोटी काली सिंध, परवन, पार्वती और सीन। ये सारी की सारी जो है चंबल की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर छोटी काली सिंध जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से गोगुंदा के पठार से बहने वाली नदी
तो वह कौन सी नदी है जो गोगुंदा के पठार से बहती है? चंबल, बनास, माही और कोठारी। गोगुंदा के पठार से बहने वाली नदी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बनास नदी है। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जब भी अनअकैडमी का हिस्सा बने 1G0BB रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं। फ्री स्पेशल क्लासेस भी आप जो है इस रेफरल कोड का उपयोग करके आप देख सकते हैं। लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अधिक से अधिक जो है शेयर कीजिए अधिक। और जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर।